बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है, जिसके पहले चैप्टर में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक हैं और आज हमने इसको देखना है, समझना है। तो सबसे पहला सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में है। तो इसमें बताते हैं कि ये जो एक्ट है इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कहा जाएगा और इसकी जो कमेंसमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898 से वो स्टार्ट है। यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कहा जाएगा और इसका जो आगाज़ हुआ, इसकी जो इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई वो 1 जुलाई 1898 से स्टार्ट हुआ। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये पास हुआ था 22 मार्च 1898 को, लेकिन इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो 1 जुलाई से है। सब सेक्शन 2 है पहले सेक्शन का, ये इसके एक्सटेंट के बारे में बताता है कि ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। लेकिन आगे इसमें ये कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रोविजन टू द कंट्री नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। इसमें कहते हैं कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ या कोई ऐसा लोकल लॉ है कि जो किसी इलाके में वहाँ पे राइज हैं और वो स्पेशल या लोकल लॉ जो है वो इस बात को साबित करता है कि वहाँ पे उस एरिया में इसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ के मुताबिक फ़ैसले होंगे, तो फिर वहाँ पे ये जो कोड है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वहाँ पे एप्लीकेबल फिर नहीं होगा, क्योंकि जो स्पेशल लॉ होता है वो हमेशा सुपरसीड करता है जनरल लॉ के ऊपर। सेक्शन 2 जो है वो यहाँ पे रिपील्ड हो चुका है। सेक्शन 3 जो है ये कुछ रेफरेंसेस के हवाले से हैं, इसके सेक्शन को पढ़ लेते हैं तो समझ आ जाएगा कि इन एवरी इनेक्टमेंट पास बिफोर दिस कोड कम्स इनटू फोर्स इन विच रेफरेंस इज़ मेड टू और टू एनी चैप्टर और सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये सेक्शन 3 कहता है कि यही जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1898, इससे पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे जो 1861, 1872 और 1882 के हैं, ये कहते हैं कि वो रिपील्ड हो चुके हैं। यानी ये सेक्शन 3 जो है ये पुराने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उनको रिपील्ड कर रहा है। इसका सब सेक्शन 2 है, यहाँ पे सब सेक्शन 2 यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन इन फॉर्मर एक्ट्स, यानी जो पुराने जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यानी 1861, 1872 और 1882, ये उसके कुछ वर्ड्स हैं उसको यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये जो कोड है 1861, 72 और 82, इसमें ये वर्ड यूज़ किया गया है कि वो ऑफिसर जिनके पास मजिस्ट्रेट के पावर्स हैं, इख्तियारात हैं, तो उनको उस कोड में सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास और सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये अल्फाज उनके लिए यूज़ किए गए। तो ये जो कोड है 1898 का, ये यहाँ पे उन ऑफिसर को उनके क्लासेस में 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहा है। तो उनको जो है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, इनमें डिवाइड किया गया है। उसके बाद ये बताते हैं कि जॉइंट सेशन जज, ये जो पुराने कोर्ट थे उनमें ये वर्ड यूज़ किया गया था एडिशनल सेशन जजेस के लिए, लेकिन ये जो अब जिसको हम पढ़ रहे हैं 1898, ये सेशन जजेस जो एडिशनल जजेस होते हैं, अगर यहाँ पे जॉइंट सेशन जज का वर्ड आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि एडिशनल सेशन जजेस। सेक्शन 4 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका सेक्शन है। जितने भी एक्ट होते हैं, जिस स्टैट्यूटरी लॉज होते हैं, तो उनमें डिफिनीशंस का ये सेक्शन ज़रूर होता है। जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अल्फाज होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो उसको डिफ़ाइन करता है, अगर हम इन अल्फाज को समझ लेते हैं तो आगे इस स्टैट्यूटरी लॉ में जब भी ये वर्ड आएंगे तो हम उसकी मीनिंग को आसानी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्ड है वो है एडवोकेट जनरल। तो ये है एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स आल्सो गवर्नमेंट एडवोकेट और where there is no advocate general or government advocate, such officer as the provincial government may from time to time appoint in this behalf। एडवोकेट जनरल वो होता है जो कि प्रोविंस में सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, जिसको सूबाई हुकूमत जो है वो अपॉइंट करती है और जितने भी सूबाई हुकूमत के मैटर्स होते हैं उसमें ये मशवरा देता है। ये सरकारी वकील सूबाई हुकूमत को डिफरेंट मैटर्स में मशवरा देता है। नंबर 2 पे यहाँ पे जो वर्ड है उसकी मीनिंग बताते हैं कि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं कि जिसमें ज़मानत लेना आपका एज अ मैटर ऑफ राइट है, यानी आपका राइट है कि उसमें आपको ज़मानत दी जाए, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है कि जिसमें अदालत आपको ज़मानत नहीं दे सकती।
अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस जो है वो बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है? तो ये जो हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, इसके आखिर में कुछ शेड्यूल दिए गए हैं। इसमें कहने हैं कि सेकंड शेड्यूल में उन ऑफेंसेस की लिस्ट है कि जिसमें जो है वो ऑफेंसेस कुछ बेलेबल हैं और कुछ नॉन बेलेबल हैं। अब जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें मोस्टली वो ऑफेंसेस आते हैं कि जिनकी सज़ा 3 साल से लेकर 10 साल तक है, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं। इनमें ज़मानत जो है वो ग्रांट की जाती है, ये एज ए मैटर ऑफ राइट है आपको ज़मानत लेना इसमें। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं ये वो जो जराइम है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, यानी उम्र कैद या फांसी की सज़ा है। तो ये इनका जो ऑफेंसेस हैं इनकी लिस्ट सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं कॉलम नंबर 5 में। आगे है चार्ज। अब चार्ज क्या है? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर देन वन। अब चार्ज को हम उर्दू में फ़र्द जुर्म कहते हैं। ये जो प्रोसिक्यूशन होता है, जो वकील होता है, इस बात को साबित करता है कि जो मुलजिम है उस पर कौन कौन से उस पर कौन सा जुर्म किया है, ताकि उसको पता चले कि उस पर किस जुर्म का इल्ज़ाम लगा है और वो उस जुर्म के लिए अपने दिफा के लिए तैयारी कर सकें। नंबर डी पे यहाँ पे है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो हैं कि मीन्स एन ऑफेंस फॉर एन कॉग्निजेबल केस मीन्स इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं कि जिसमें पुलिस बग़ैर वारंट के मुलजिम को गिरफ़्तार करती हैं। अब वो कौन से ऑफेंसेस होते हैं? तो ये इसमें भी यहाँ पे बताया गया कि सेकंड शेड्यूल जो है उसके कॉलम नंबर 3 में जो है उन ऑफेंसेस की लिस्ट है कि जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है, यानी जिसमें पुलिस बग़ैर वारंट के मुलजिम को गिरफ़्तार करती हैं, जिसमें जैसे मर्डर आ जाता है, कोई डकैती के केसेस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये वो ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस वारंट के बग़ैर मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। अगर ऐसा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का पुलिस को पता चल जाए तो पुलिस अपने पास जो डेली का उनका रोज़नामचा होता है उसमें अंदराज करेंगी ऐसे ऑफेंस का, और मजिस्ट्रेट के पास वो रिपोर्ट पेश करेंगी। मजिस्ट्रेट वहाँ पे फिर ऑर्डर वो वारंट जारी करता है, पुलिस तब जाके मुलजिम को गिरफ़्तार करती है। आगे है कंप्लेंट। अब कंप्लेंट जो है इसमें देखें कि कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली इन रिटन टू अ मजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज़ नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। इसमें कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के पास कोई भी शख्स आके किसी जुर्म का इत्तला देता है, रिपोर्ट करता है, कोई भी आम पब्लिक कोई पर्सन आ जाता है मजिस्ट्रेट के पास, तो वो अगर ओरली उसको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है या रिटन में, तो ऐसे जो इत्तला होगी जो मजिस्ट्रेट को दी जाती हैं तो उसको कंप्लेंट कहा जाएगा। अब पुलिस जो रिपोर्ट करती है मजिस्ट्रेट को, तो उसके अलावा जितने भी लोग आके पुलिस के अलावा अगर आके मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है किसी जुर्म के बारे में, तो उस इत्तला को कंप्लेंट कहा जाता है। हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। अब जो सूबे में प्रोविंस में जो सबसे आला अदालत होती हैं उसको हाई कोर्ट कहा जाता है। यहाँ पे अपील भी दायर की जाती हैं और रिवीजन के लिए भी। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। जब कोई मजिस्ट्रेट या अदालत ट्रायल के अलावा जितनी भी किसी केस में कार्रवाई करती हैं तो उसको इंक्वायरी कहा जाता है। Investigation includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person or other than a magistrate who is authorized by a magistrate in this behalf। अब इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि ये पुलिस का काम है कि शवाहिद को इकट्ठे करना। जब कोई केस होता है तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उस केस के हवाले से जितने शवाहिद पुलिस को मिलते हैं तो पुलिस उन एविडेंस को कलेक्ट करती है। लेकिन पुलिस जो है इसका ये मकसद नहीं है कि पुलिस किसी को गुनहगार करार दें या बेगुनाह करार दें, इसका इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ एविडेंस को कलेक्ट करना है। जुडिशल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस और मे बी लीगली टेकन इन ऑथ। अब अदालत में जितने एविडेंस दिए जाते हैं या ऑथ लिया जाता है तो ऐसे जो भी कार्रवाई किसी केस में होगी उसको जुडिशल प्रोसीडिंग कहा जाएगा। यहाँ पे ऑफेंस की डिफिनीशन है कि ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून अगर किसी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल है, जिसकी सज़ा मौजूद है, अगर ऐसा कोई एक्ट, कोई ओमिशन कोई शख्स करता है तो ऐसे एक्ट को ऑफेंस कहा जाएगा। अगला है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जितने पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ का जो इंचार्ज होता है, अगर वो
वो अपने पुलिस स्टेशन में वो एब्सेंट होता है या बीमार होता है या किसी और वजह से वहाँ पे अपनी ड्यूटी पे मौजूद नहीं होता, तो जो पुलिस इंचार्ज है तो उससे रैंक में जो नीचे ऑफिसर होगा वो वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन को संभालेगा, वहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो उसको संभालेगा, लेकिन उसकी रैंक जो है वो कांस्टेबल से ऊपर की होनी चाहिए। यहाँ पे प्लेस जो है, इस प्लेस की डिफिनीशन है कि प्लेस इंक्लूड्स आल्सो अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। प्लीडर, अब प्लीडर का यहाँ पर डिफिनीशन है कि यूज विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट मीन्स अ प्लीडर फॉर अ मुख्तार अथोराइज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग एनफोर्स टू प्रैक्टिस इन सच कोर्ट एंड इंक्लूड्स एन एडवोकेट। अब प्लीडर का मतलब ये है कि अदालत में जो कार्रवाई चलती हैं कोई शख्स उसको आके प्लीड करता है, चलाता है, तो उस वो वकील भी हो सकता है कि जैसे वकील जाके क्लाइंट के बिहाफ पे केस को रिप्रेजेंट करता है, और या जो है वो हाई कोर्ट में जो है अटार्नी भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जो जिसका केस चल रहा होता है वो अगर ख़ुद नहीं आ सकता तो अदालत की परमिशन से वो अपनी जगह पे कोई किसी दूसरे शख्स को भी अपॉइंट कर सकता है कि मेरी जगह ये बंदा अदालत में पेश होगा प्रोसीडिंग्स के लिए। यहाँ पे पुलिस स्टेशन की डिफिनीशन है कि कोई भी ऐसी जगह, कोई पोस्ट या कोई प्लेस जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दें कि ये पुलिस स्टेशन है, तो उस जगह को पुलिस स्टेशन ही कहा जाएगा, समझा जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मींस एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492। ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसका जो सेक्शन 492 है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है। इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एनी पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट इन एनी हाई कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होता है जो सरकारी वकील होता है जो किसी हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में अदर क्रिमिनल जो केसेस होती हैं स्टेट की तरफ से उनको डील करता है। यहाँ पे सब डिवीज़न की डिफिनीशन है। सब डिवीज़न मीन्स सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीज़न्स होती हैं उनको सब डिवीज़न कहा जाता है। शॉर्ट सी यहाँ पे इनकी डिफिनीशन है। सेक्शन 5 यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड, कि जो पाकिस्तान पीनल कोड में पीपीसी में जो ऑफेंसेस जो बताए गए हैं उनका ट्रायल कैसे चलाया जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि ऑल ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड, कि पाकिस्तान पीनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस हैं shall be investigated and inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provision hereinafter contained। इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान पीनल कोड में जितने भी वो केसेस जो ऑफेंसेस हैं उन तमाम ऑफेंसेस का जो इन्वेस्टिगेशन होगी, उनकी जो इंक्वायरी होगी या ट्रायल चलाया जाएगा वो इसी कोड के तहत चलाया जाएगा, यानी जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है इसके तहत चलाया जाएगा। यहाँ पे सब सेक्शन 2 है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, कि पीपीसी के अलावा जितने कवानीन है, जितने ऑफेंसेस हैं, उन ऑफेंसेस का जो ट्रायल होगा, जो इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो भी इसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चलाई जाएगी। लेकिन अगर कोई स्पेशल लॉ उसके लिए मौजूद है तो फिर जो है स्पेशल लॉ जो है वो सुपरसीड करेगा, वहाँ पे फिर ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये अप्लाई नहीं होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है 5 सेक्शन। अगले मज़ीद टॉपिक में इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।